जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। और स्पेशली कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और कुछ लोग हैं जो पिछले 1 डेढ़ साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सेशन में आ रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उनका भी स्वागत है। जो लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी उतना ही स्वागत है। देखो, जैसे कि जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा-सा देखिए अलग लेवल पे हो सकता है, लेकिन जो लोग अवगत हैं हमारे सेशन से, हमारे विज़न से, मिशन से या हमारे ऑब्जेक्टिव से, संस्था का नाम क्या है, संस्था कौन चला रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन इसके आगे है, कौन इसके साथ में है, कौन क्या करता है, इन सब चीज़ों में मेरे ख्याल से ज़्यादा विशेष पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा और इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आज के समाज के हिसाब से हम अपने किस मापदंड में फिट होते हैं समाज के अंदर। हम समाज के कौन से पायदान पे अपनी पहल कर पा रहे हैं या हम समाज के लिए कितना टाइम दे पा रहे हैं या समाज के लिए जागरूकता के लिए हम किस पायदान पे स्टैंड ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे टॉपिक, बहुत सारे एजेंडे इस सेशन में पिछले 1 डेढ़ साल में हमने कवर किए हैं और मैक्सिमम जो भी हमारे पिछले 6-7 महीने के जो एजेंडे हैं वो यूट्यूब के चैनल पे आप देख सकते हैं। और ये भी जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है, ये भी यूट्यूब के चैनल पे जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने मैसेज सेक्शन में भी डाला हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं, कई बार हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं जो मेरी पहचान में नहीं आते। लेकिन जब आप कवर देते हैं, जब आपको बोलना हो, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वो सभी से आग्रह है। और बाकी जब जो लोग रेगुलर आते हैं, वो अपनी बात डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हमें किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे बात करनी है, पहले तो जो हमारा टॉपिक है, जब आपसे कवर लिया जाए, पूछा जाए, सजेशन लिया जाए, आपका कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो उसी टॉपिक के बारे में बात करने की कोशिश करें, जिससे कि सेशन को लिमिटेड टाइम पे हम क्लोज कर सकें और कम टाइम में, कम शब्दों में अपनी बात रखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात कर सकें। एक तो ये मेरा आग्रह है। दूसरा आग्रह यह है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमें अपनी भाषा शैली का, अपने शब्दों का सही चुनाव करना है। किसी व्यक्ति विशेष को, किसी धर्म समाज को हमें किसी अनावश्यक शब्दों के से संबोधन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक फैमिली की तरह सेशन है। यहाँ पे सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, सब प्रोफेशनल हैं, सब फैमिली से जुड़े हुए हैं और सब फैमिली वाले ही हैं और फैमिली भी हैं साथ में। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। जोश में आके, आगोश में आके हमें किसी चीज़ को एक दायरे और लिमिट तक हमें रखना है। उतनी ही भाषा, वही शब्द इस्तेमाल करें जिनकी आप ज़िम्मेदारी खुद ले सकें, खुद उनसे सैटिस्फाइड हों। वो शब्द या वो भाषा इस्तेमाल ना करें जिनसे आप खुद भी सैटिस्फाइड ना हो। और कोशिश करें एक-दूसरे से सीखने की, समझने की, सुनने की। और फिर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो आज के लिए चुना गया है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें। आज का जो सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, जो सब्जेक्ट डाला है कि जो बांग्लादेश की घटना है, जो बांग्लादेश का इंसिडेंट है, उस पे यदि हम बात करें तो 1 मिनट, कि उस पे, उस इंसिडेंट से यदि हम उस इंसिडेंट या उस घटना को यदि हम देखें, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इस सेशन के दौरान किसी भी तरह का कोई राजनीतिकरण नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है? और हमारा ग्रुप किसी राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता है। हमारा ग्रुप सनातनी विचारधारा को और अपने आप में सनातनी होने के जो भाव हैं, उसको हम बेसिकली यहाँ पे व्यक्त करते हैं और उसी ज़िम्मेदारी से अपनी बात रखें। हो सकता है किसी पार्टी के नाम का कोई संबोधन आए, तो उस चीज़ को हमें साइड में रखना। तो जो एजेंडा है, एजेंडा तो ये है कि भाई बांग्लादेश की घटना पे हमें क्या विश्लेषण और क्या निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत है। सिंपल है, जितना सिंपल है उसी सिंपलिसिटी के साथ में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और इसी सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक
मेरे पास एक मैसेज आया था सोशल मीडिया के माध्यम से। उसी मैसेज को मैं पढ़ूंगा बेसिकली। वो किसी महानुभाव ने लिखा है। अब वो कौन है क्या है उनका अपना मापदंड हो सकता है लिखने का, लेकिन पहले मैं उस मैसेज को पढ़ना चाहूंगा आपके समक्ष। वो मेरी जुबान है, मतलब मैं उस मैसेज को पढ़ूंगा, लेकिन मेरे शब्द नहीं है वो। उस चीज को हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ी बहुत त्रुटि हो, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा हमें अपने आप में तर्कशील या तार्किक होने की जरूरत भी नहीं है उस चीज पे। लेकिन हमें उस चीज मैसेज से एक मैसेज लेना है और हमें आगे बढ़ना है, और फिर हम अपना ओपन डिस्कशन करेंगे उसी मैसेज को लेके। ये मैसेज है कि मित्रों, बहुत सारे लोग मोदी से जी से नाराज हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कृपया लेख को पूरा पढ़ें। नेता और गुंडा। अगर नेतागिरी करनी है तो गुंडे पालो, गुंडे मत बनो। एक प्रसिद्ध टीवी सीरीज सीरीज का यह डायलॉग है। राजनीति पर पहले खरा था और आज भी खरा है, पर हमारे कुछ लोगों को लगता है कुछ जमा 30 लाख की फौज, विश्व की सबसे तीसरी शक्तिशाली एयरफोर्स और विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली नौसेना होते हुए भी मोदी बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए? नहीं। क्या वो जानते हैं कि वे जमाने गए जब बड़े बड़े चुटकियों में छोटे व कमजोर देशों को टकार लेते थे? अभी निकट अतीत में ही देखें, अमेरिका व चीन वियतनाम को हरा नहीं पाए, रूस और अमेरिकी अफगानिस्तान को काबू नहीं कर पाए, पाकिस्तान व अमेरिका बांग्लादेश को नहीं रोक पाए, और वर्तमान में रूस 2 साल से दो कौड़ी के यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा। इसराइल 1 साल से हमास व हिजबुल्लाह को निपटा नहीं पा रहा। आर्मियन अजरबे अजरबेजान को नहीं हरा पा रहा। ठीक है। इन सभी मामलों में हमलावर देशों ने इसलिए मुंह की खाई क्योंकि उसके विरोधी पक्ष की ओर से इन देशों को मदद मिलती रही। जब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया तो चीन वियतनाम की मदद करता रहा। जब चीन ने स्वयं हमला किया तो रूस ने वियतनाम की मदद की। जब रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका ने मुजाहिदीन की मदद की। जब स्वयं अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। जब पाकिस्तान ने बंगला लोगों को दबाया तो भारत ने उसकी मदद की। जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की तो रूस भारत की मदद को आया। रूस यूक्रेन को सिर्फ 7 दिन में कुचल सकता है, लेकिन आज 1.5 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। यूक्रेन अपराजित है क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। इसराइल 1 वर्ष से 2 इस्लामिक आतंकी संगठनों को नहीं कुचल पा रहा क्योंकि ईरान व तुर्की उसकी मदद कर रहे हैं। अतीत में अपवाद स्वरूप अमेरिका ईरान के खिलाफ खाड़ी युद्ध जीत पाया तो इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ सद्दाम को अंदर खाने समर्थन के लिए कोई अमेरिकी विरोधी पक्ष था ही नहीं। अब कई देश किसी भी इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। अब कोई देश इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, क्योंकि अगर आक्रांत देश को अन्य देश की ओर से हथियार व तकनीकी आपूर्ति होती रहे तो वह संघर्ष चाहे जितना भी लंबा चले। और यही कारण है कि हथियार व तकनीकी के मामले में हमसे दोगुना संसाधन रखने वाला चीन ताइवान पर हाथ डालने से डर रहा है। रूस के हसन को देखकर चीन समझ गया है, वह चाहे जितना भी जोर लगा ले आज की तारीख में ताइवान को वह डंडे से हासिल नहीं कर पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, भारतीय सेना पहले की तरह इन्फेंट्री इन्फेंट्री लेकर 7 दिन में बांग्लादेश को हरा देगी? हरा तो देगी, लेकिन भारत को फिर एक लंबे युद्ध में फंसना पड़ेगा, जिसका परिणाम होगा महंगाई, युवाओं का बलिदान व आंतरिक दंगे। और जिस देश में टमाटर प्याज महंगे होने पर सरकारें बदल दी जाती हैं, वह हिंदू क्या यह लंबी जंग लड़ेंगे? क्या जाति देखकर हिंदुत्व को देखकर एक तरफ रख दिया जाता हो, वहां मुस्लिमों द्वारा फैलाए आंतरिक दंगों से कौन हिंदू लड़ेगा? लेकिन चलिए, अगर इन तथाकथित वीरों की बात मानकर मोदी बांग्लादेश पर हमला कर भी दे, तो जरा सोचें दोनों देशों के साथ कौन आएगा? भारत का साथ कौन सा देश देगा? भारत के साथ कोई देश नहीं आएगा। अगर अमेरिका भारत के पक्ष में नहीं आया तो रूस और इजराइल का समर्थन मिल गया तो वह किसी मतलब का नहीं, क्योंकि फिलहाल दोनों अपने ही मुद्दों पर युद्ध में उलझे हुए हैं। और अब हमें बांग्लादेश के पक्ष में कौन कौन से देश आएंगे? पाकिस्तान, तुर्की, वैश्विक मुस्लिम आतंकी, अमेरिका की हथियार की लंबी
लॉबी जॉर्ज सोरेस और संपूर्ण इंडी गठबंधन की सहित पूरी कांग्रेस मंडली। अब पुराने युद्धों के दिन गए। मॉडर्न वॉरफेयर में युद्ध नहीं लड़ा जाता, बल्कि गुंडों को पाला जाता है और जंग लड़ता है और उसे अंदर खाने सपोर्ट करता है। इसलिए अमेरिका ने एक सबक लिया। अमेरिका ने एक सबक लिया, वह स्वयं युद्ध नहीं में नहीं उतरता, बल्कि अपने पाले हुए राष्ट्रों को हथियार व पैसा देकर जंग लड़वाता है। इस काम के लिए अमेरिका ने यूरोप में यूक्रेन, मध्य पूर्व में इसराइल, दक्षिण पूर्व में ताइवान और सुदूर पूर्व में फिलीपींस को पाला हुआ है। इसी नीति का पालन अब सब देश कर रहे हैं और यहाँ तक कि यूरोप के मरीज तुर्की की भी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि पूरी दुनिया इस्लाम के हथियारों को सपोर्ट कर रहा है। वह विश्व के श्रेष्ठतम ड्रोन सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, अब ड्रोन्स का युग है। आपको सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास तुर्क के ड्रोन्स का कोई तोड़ नहीं। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न, गांधी परिवार का एक बयान तक नहीं आया। राहुल व इटालियन कंपनी लगातार प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार पूर्वोत्तर में, मणिपुर में आंतरिक संघर्ष में लिप्त हुए हो जाए, ताकि पूरे विश्व में हिंदू बनाम ईसाई का नैरेटिव चला सके। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बांग्लादेश के मसले पर कांग्रेस ने हिंदू उत्पीड़न पर एक शब्द नहीं बोला, ना ही सरकार से कोई मांग की। इसका मूल कारण है सरकार की चुप्पी। अब राहुल बांग्लादेश पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। इसी का कारण है कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस यह तय नहीं कर पाई है कि भारत की योजना बांग्लादेश के संदर्भ में क्या है। जिस दिन कांग्रेस ने यह अंदाजा हो जाएगा कांग्रेस को कि सरकार बांग्लादेश के मामले पर कोई एक्शन नहीं लेगी, उसी पल राहुल गांधी जी बांग्लादेश के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने लगेंगे। अभी उसे अंदेशा है कि देर सवेर बांग्लादेश में कुछ न कुछ होगा अवश्य। और ऐसी परिस्थिति में अगर आज उसने मोदी सरकार से बांग्लादेश के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर दी, तो उसे सरकार का समर्थन देना पड़ेगा और साथ ही मुस्लिम मतदाता भी बिदक जाएंगे। ऐसे में फिलहाल वह चुप रहकर जनवरी के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद का माहौल दिखेगा, मोदी व ट्रंप के बीच समीकरण को परखेगा और तब जाकर राहुल और सोरेस कंपनी को कोई स्टैंड लेगी। सॉरी, भारत सरकार न तो सीधे सैन्य हस्तक्षेप करेगी और न ही करना चाहेगी, बल्कि वह इंतजार करेगी और गठित करेगी हिंदू मुक्त वाहिनी और फिर चलेगा एक लंबा संघर्ष। यदि अमेरिका से गुप्त समझौता हो सका तभी भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगा। अगर ट्रंप से समीकरण सही बने तो घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा होना चाहिए। भारत में अवैध बंगला व रोहिंग्या घुसपैठियों को बांग्लादेश की ओर से खदेड़ा जाएगा। प्रतिक्रिया में बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत की ओर खदेड़ा जाएगा। भारत बांग्लादेशों हिंदुओं को चिकन नेक के क्षेत्र में रखा जाएगा और उसमें हिंदू मुक्त वाहिनी का गठन होगा। बांग्लादेश की सेना के उकसावे में आकर भारत की सीमा पर आक्रामक कदम उठाएगी। भारत प्रतिकार के सिद्धांत का हवाला देकर कार्यवाही करेगा और ऊपरी क्षेत्र के कब्जे में को लेकर हिंदुओं को होमलैंड बना देगा। हिंदू होमलैंड की सरकार अपना विलय भारत में कर देगी और पूरा क्षेत्र त्रिपुरा में मिल जाएगा। बांग्लादेश से आने वाले हिंदू मिजोरम, नागालैंड आदि में बसाए जाएंगे ताकि वहां ईसाई प्रभुत्व खत्म हो। बहरहाल यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक अनुमान है। यह तभी संभव होगा जब आज के भू सामरिक परिवेश में मौजू कहावत में घोंट लिया जाए, राजनीति करनी है तो गुंडे पालो, खुद गुंडे मत बनो। संजय अग्रवाल हाईवे। जब विश्व के सबसे बड़े गुंडे अमेरिका ने इस पाठ को रट लिया है, तो भारत के कुछ लोगों को छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। भारत में कुछ लोगों को दिमाग से सोचना चाहिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, सीरिया में विरोधी उग्र हो गए, पाकिस्तान में अचानक नरसंहार शुरू हो गया, साउथ कोरिया में सैन्य शासन लग गया, भारत में किसानों की आड़ में बिना बात के अचानक आंदोलन होने लगे, संसद सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है। तो सच में यह क्या सिर्फ संयोग है? ये ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। चिन्मय दास जी के 4 महीने से विरोध कर रहे थे मगर गिरफ्तार अब हुए। एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में बस
किसी भी तरह बांग्लादेश पर हमला कर दें। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते, कुछ ना कुछ आकस्मिक होता रहेगा। यह समय हमारे धैर्य का है। चिन्मय दास जी तो कुछ भी नहीं, अभी आने वाले महीने में, 2 महीने में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बहुत कुछ होगा। जो विपक्षी अभी तक 3-4 महीने से मुंह में दही जमाए बैठे हैं, वो अचानक हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहा है। एक कोशिश है बस भारत युद्ध छेड़ दे, और यह युद्ध अभी हुआ तो इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यह अन्य यह अन्य युद्ध चल रहे हैं, वे भी बस चल रहे हैं। गलवान वैली के बाद एक बात समझ में आई कि भारतीय को माइंडसेट युद्ध वाला नहीं है। गलवान वैली देखा जाए तो भारत की विजय हुई थी, मगर हमारे 20 सैनिकों की किस तरह विधवा वीरगति का किस तरह विधवा विलाप आलाप करके अपमान किया गया, वो दर्शाता है कि हम मन से मजबूत नहीं हैं। बांग्लादेश से लड़ेंगे तो तैयार रहो, 500,000 तो इस तरफ भी मारे जाएंगे। मीडिया उनकी विधवाओं की तस्वीर दिखाएगा सोशल मीडिया पर। क्या सेकुलर, क्या हिंदूवादी, क्या सब आंसू बहाकर सेना और सरकार का मोरल डाउन करेंगे, और मोदी सरकार को हटाने के लिए एक सत्ता विरोधी आंदोलन होगा। यदि किसी को बस ये थ्योरी लग रही है तो फ्रेंच और रशियन क्रांति की डिटेल पढ़ लें। ये भी उस समय हुआ था जब विपक्ष कमजोर था, तो राजा को युद्ध में उलझाकर तख्ता पलट किया जाए। बांग्लादेश को आप आसानी से हरा दोगे, लेकिन मन की लड़ाई हार जाओगे, क्योंकि फलस्तीन के 50,000 मरने पर वो मौत से नहीं डर रहे, और आपने 5,000 मरते ही आंसू बहाने शुरू कर दिए और अपनी सरकार को कोसना भी। बांग्लादेश में हो रहा है वो बस उकसाने वाली बात है। बस किसी तरह भारत आक्रमण कर दे और 3-4 साल के लिए भूरो भूरा नैतिक समीकरण में उलझ जाए। सरकार ये समझ गई है, जनता का एक वर्ग समझ गया है, मगर कुछ अपवाद है जिन्हें युद्ध चाहिए। लेकिन लग रहा है कि युद्ध 1 बजे होगा और 2 बजे तक बांग्लादेश के सारे हिंदू भारत में आ चुके होंगे। बांग्लादेश शमशान बन जाएगा, और भारत का ना कोई सैनिक ना कोई नागरिक मरेगा। भारत के शहरों पर कोई गोला नहीं गिरेगा, और बस रामायण वाली घटना की तरह धर्म की पताका लहरा रही होगी। इन लोगों के लिए राजनीति की एक गली मोहल्ले के झगड़े के बराबर है। युद्ध तो निश्चित होगा। भारत के पिछले 1 महीने में कुछ सैन्य परीक्षण भी किए हैं। चीन ने तो अभी लड़ना नहीं है, पाकिस्तान ने भी नहीं। संभव है तो बांग्लादेश से हो। युद्ध से विरोध नहीं, मगर युद्ध तैयारियों, अवलोकनों और समय के हिसाब से ना होना चाहिए, ना कि दुश्मन के एजेंडे में फंसकर और उकसावे में आकर। यदि बांग्लादेश से युद्ध करना है तो अभी कुछ महीने और लो। शेख हसीना के कुछ लोग होंगे जो अंडरग्राउंड होंगे और खुफिया जानकारी देंगे। कौन सी मिसाइल किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहेगी, उसकी गणना होगी। यदि राजशाही और रासायनिक बम गिरा दिया जाए तो 40 किलोमीटर दूर भारत के ही गांव होंगे और झुलस जाएंगे। ऐसा ऐसी ही और न जाने कितनी गणना है जिसमें समय लगता है, और इसे करके ही युद्ध हमारे फेवर में होगा। इस चिल्लम चिल्लाई और उकसावे में युद्ध की मांग करने वालों के कहने में आकर दिमाग को पर्दा करने की आवश्यकता नहीं। हर काम समय के साथ ही होता है। जल्दबाजी में बस तराइन और पानीपत जैसे हाल होते हैं। और फिलहाल हमने इसमें देश में गृह युद्ध छेड़ने के लिए तैयार बैठे गद्दारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, जो भारत के अंदर प्रत्येक स्थान पर अपनी आबादी के अनुपात में संभल की तरह गैर मुस्लिम आम जनता, पुलिस, थाने प्रशासन अधिकारियों को सैन्य दलों के प्रति सशस्त्र विद्रोह करने के को तैयार बैठे हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि। संजय अग्रवाल, हाईवे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। सभी लोगों ने इस मैसेज को बखूबी सुना है। काफी बड़ा मैसेज था, और मुझे भी पढ़ने में, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा। मैंने कोई इसको रटा हुआ नहीं था। मैंने 3-4 लाइन पढ़ी थी। मैंने शुरू के 1-2 पैराग्राफ पढ़े थे।
फिर मुझे लगा कि ये शायद मैसेज जिसने भी लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा, क्योंकि यदि मुझे पढ़ने में इतना टाइम लगा तो शायद मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा था। और इसको किसी राजनीतिकरण की दृष्टि से या किसी पार्टी की दृष्टि से या किसी निर्णय की दृष्टि से नहीं देखा जाए। ये जिसने भी लिखा है, महानुभाव ने लिखा है, कुछ उसके माइंड की कुछ अपने तर्क होंगे, कुछ अपने माइंड की गणनाएं होंगी, कुछ अनुमान होंगे, जिसने उस भाव से उसको लिखा है। इस मैसेज को तो आप अपने लेवल पे इवेलुएट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। और जिसको ये मैसेज चाहिए, वैसे मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से भी ले सकते हैं, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से मैं सबको डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल है ये। अब बात आती है कि बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब उससे अवगत हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है। मेरे कहने से यहाँ पे सब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये है कि हमको पता होना चाहिए। अभी ये जितनी सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों से भी राय लूंगा, मैं ज्यादा बेसिकली लंबा नहीं करूंगा अपना वक्तव्य। पहले ही मैंने काफी लंबा मैसेज आप लोगों के सामने डाल दिया है, हो सकता है उससे भी कहीं ना कहीं एक होता है कि काफी लंबा टाइम हो चुका बोलते बोलते। मैं चाहूंगा कि आप ही लोगों से आज वार्तालाप ज्यादा से ज्यादा लिया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से जो भी चीजें हो रही हैं, राजनीति के हिसाब से हो रही हैं, चाहे अल्टीमेटली तो प्रताड़ना में हिंदू ही आ रहा है ना, किसी भी एंगल से हो रही है। चाहे अपोजिशन की तरफ से कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हिसाब से कोई राजनीतिक या मतलब धार्मिक हमले हो रहे हैं, तो उसका शिकार कौन हो रहा है? हिंदू। हिंदू चाहे हिंदुस्तान में है, वहां भी हिंदू शिकार हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान के बाहर है, वहां भी हिंदू ही शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू के पास किसी इन सब चीजों पे मंथन करने के लिए, सोसाइटी में बैठने के लिए समय नहीं है, अपने आप को अलाइन करने के लिए कोई योजना नहीं है। क्योंकि हम डिपेंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सरकार बना दी तो सरकार पे डिपेंड हो गए। कोई हमारे यहाँ नेता खड़ा हो गया तो पूरी डिपेंडेंसी उस पर डाल दी कि कोई आकस्मिक आपदा आएगी तो हमारे नेताजी हैं बीजेपी में, वो बचा लेंगे। या किसी के नेताजी नहीं है, किसी के फूफा जी डीएसपी हैं या रिटायर्ड डीएसपी हैं, तो वो उन पे अपने आप को डाल देंगे कि चलो वो हमारी किसी मुसीबत में काम आ जाएंगे। कभी हम अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारियां नहीं लेके चलते कि हमें अपने किस जिम्मेदारियों को या किस पड़ाव को, हमें खुद को कितना कितना हम मजबूत कर सकते हैं। क्या सनातनी दूसरों के ऊपर ही जिंदा रहेंगे? क्या हर सनातनी दूसरों पर परजीवी बना रहेगा? क्या अपना जीवन जीने के लिए हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है? इसके कुछ रीजन मैंने लिखे हैं, बेसिकली मैं उस रीजनों पर भी वो करूंगा कि अब करना क्या है। प्रॉब्लम तो है, करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश डालूंगा। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो समाज की 2000 प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस पहले भी किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करने में हम बेसिकली इस फेवर में रहते हैं कि हम प्रॉब्लमों पे बहुत ज्यादा चर्चाएं करें। और प्रॉब्लमों का कोई अंत नहीं है डिस्कशन करने का, लेकिन हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। करना क्या है? पहला पॉइंट ये है कि सोसाइटी में अपना समय देना स्टार्ट करें। जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, जहां पे आप रेजिडेंस कर रहे हैं, जिस कॉलोनी में, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, वहां पे लोगों को समय देना स्टार्ट करें। जब आप समय देंगे तो आप किसी का समय ले भी पाएंगे। पहले वहां से स्टार्टिंग करिए। तो अपने आप से एक स्टार्टअप बनाइए, अपने आप का एक शेड्यूल बनाइए। जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बातों पे बात करें, आज के समाज के हिसाब से। अनावश्यक बातों पर चर्चाएं लंबी ना करें, जिनका कोई मापदंड नहीं है, जिनसे कोई समाज का भला नहीं होने वाला। और हम जानते हुए भी, चाहते हुए भी मतलब की चीजों पर नहीं डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम समाज में बैठते नहीं है, बैठते हैं, 2-2 घंटे भी वार्तालाप होगा, 2-2 घंटे भी डिस्कशन होगा, लेकिन उन मुद्दों पर कभी डिस्कशन नहीं करेंगे जिन मुद्दों की आज के समाज को जरूरत है। उनसे हम हमेशा भागते रहते हैं। दारू पियेंगे, बैठ के 2-2 घंटे बैठेंगे, लेकिन कभी कोई हम सामाजिक मापदंड पे कोई चर्चा नहीं हो पाती हमारे तरफ से। और ये जरूरी नहीं है कि दारू पीने का मैंने वर्ड लिया तो दारू पीने में ही चर्चाएं होती हैं। दारू पीना तो वैसे भी सनातन में अलाउ नहीं है, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, वो अलग से सेशन है। अभी हम उसके लिए कोई नहीं मापदंड कर रहे हैं कि हाँ दारू पीने का नाम सर ने बोला है तो दारू पीना पे ही चर्चा ज्यादा होगी।
इस चीज को भूल जाना, अलग से इस चीज को मत ऐड करना, क्योंकि लोग गलत सेंटेंस को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अपने परिवार और सगे सगे संबंधियों की जब बात आती है, तो उनसे हम उनको एनालाइज करें, उनके मन को पढ़ें, उनके अंदर के जज्बात को पढ़ें, कि वो हम कितने मजबूत हैं, हमारे संबंधी कितने मजबूत हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। कभी हम एनालाइज करते हैं? क्योंकि इतना बैठने का समय ही नहीं है ना। सबसे ज्यादा समय की कमी सनातनियों के पास है, बाकी उनके पास पूरा झुंड है धर्मियों के पास। एक आवाज मारिए 100 बंदे इकट्ठे, एक आवाज मारिए हमारे 4 बंदे भी इकट्ठे नहीं। वो मापदंड अलग है, वो उस पर भी बहुत चर्चाएं हुई हैं हमारी। क्यों? हम कभी उस विचार विमर्श से अपने परिवार के 4 लोग ही नहीं इकट्ठे हो पाते, 40 लोग या 400 लोग तो हम कब इकट्ठे करेंगे? क्योंकि हम परिवार में उस स्वभाव से, उस मापदंड से, उस ओपन माइंड से हम बैठते नहीं है, एनालाइज ही नहीं करते। पूरी जिंदगी हमारी ऐसे निकल जाती है, और हम बेसिकली दूसरों पर निर्भर होकर, परजीवी होकर, जैसे मैंने परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, जानते हैं लोग भले बात है, दूसरों पर डिपेंड रहना, जिनका खुद का कुछ वजूद नहीं होता, दूसरों के बारे में कैलकुलेशन करते रहते हैं, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना कर पाते हैं। इस पे भी हमें प्रकाश डालने की जरूरत है, और अपने परिवार के साथ बैठने की जरूरत है, और अपने सगे संबंधियों को उन मुद्दों पे बात करने की जरूरत है जिन पे हम बिना मुद्दों के 2-2 घंटे फोनों पे बात करते हैं, 1-1 घंटे बात करते हैं, आधा-आधा घंटे बात करते हैं। हम इन मापदंडों पे क्यों नहीं बात करते? कि हमारी मजबूती कैसे होगी, और मजबूती के लिए किसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या किस किस मापदंड की तैयारी करनी है, ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई मैंने यहाँ पे ट्यूशन नहीं खोला हुआ है कि ये सब भी मुझे बताना पड़े। हो सकता है मेरे शब्द किसी को गलत लग रहे हों, लेकिन ये सच्चाई है। सारी चीजें मेरे मुंह से बोल के ही अच्छी नहीं लगने वाली। अगला पॉइंट, कुछ लोग अनावश्यक रूप से तर्कों में पड़ जाते हैं। राजनीतिक मुद्दा ले लेंगे, कोई भी पकड़ लेंगे, किसी भी चीज पे ऐसे पड़ जाएंगे, उसको 1 घंटे तक खींच देंगे। पहली बात तो अनावश्यक तर्कों से बचें। सहमत होना तो सहमत हो जाइए, असहमत होना तो असहमत हो जाइए, लेकिन किसी के ज्ञान को, किसी के अज्ञान को ज्यादा तर्कशील बनाने की जरूरत नहीं है किसी भी डिस्कशन में। जब हमारा कोई एक फॉर्मल डिस्कशन किसी उस पे होता है, तो उसको बहुत ज्यादा तर्कशील बनाने की जरूरत नहीं। जब तर्कशील मुद्दा हो जाता है ना, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सब अपने अपनी नॉलेज को लेकर घर चले जाते हैं। लास्ट में जो डिस्कशन होता है रिजल्ट लेस, क्योंकि ना तो हम किसी के साथ सहमति जता पाते, ना हम खुद सहमत होते, किसी दूसरे की बात पर एडजस्ट कर पाते। तो ये छोटी छोटी वजह से हमारी कमजोरियां की कमजोरियां बनी रहती हैं, और समाज के और सोसाइटी के लिए हमारे पास में कोई प्लानिंग नहीं होती। कोई हमारा सोसाइटी में लीडर नहीं होता। हमारी सोसाइटी में 1000 बंदे हैं, 500 बंदे हैं, 2000 बंदे हैं, तब भी हम अकेले हैं। कोई किसी को मार के डाल जाए, कुछ हो जाए, कोई किसी को पता भी नहीं है पड़ोस में कितने बंदे रहते हैं, क्या नाम है, कितनी क्या उनकी टाइमिंग है, कब वो ड्यूटी जाते हैं, कब वो ड्यूटी से आते हैं, क्योंकि हमको फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि हम अपने आप में व्यस्त बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा व्यस्तता का ठेका सनातनियों ने ले रखा है। कुछ लोग तो मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, इस चीज को पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, कि 1-1.5 साल से वो सेशन में आने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। 1-1.5 साल से वादे रखते जा रहे हैं, सर आज हम फ्लाइट में हैं, आज हम ट्रेन में हैं। 1-1.5 साल से बराबर बहाने चले आ रहे हैं उनके, और आज तक उनको 1-1.5 साल में आज तक उनको मीटिंग में आने का समय नहीं मिला। क्यों? जब उनकी प्रोफेशन की कोई मीटिंग हो या उनके काम की मीटिंग हो, वो बराबर टाइम निकलता है। रात के 12 बजे भी यदि बॉस की मीटिंग होगी, तो बाथरूम के अंदर भी फोन उठा लेंगे, बाथरूम के अंदर भी लैपटॉप लेके घुस जाएंगे, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं, यहाँ से थोड़ी पैसे आते हैं। ये तो ठीक है, फालतू लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, ऐसा लगता होगा। चलो इस पे मैं ज्यादा बहुत व्यक्तिगत नहीं होऊंगा, ये मेरा अपना मानना है। जो आपसी मेल जोल है ना, वो ऐसे नहीं बनता। वो तब बनता है कि जब हम बिना काम से भी मिलना स्टार्ट करें लोगों से। आपसी मेल जोल बनाने के लिए बिना काम काज के, बिना मतलब के लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करिए, लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करिए। हर चीज काम से या मतलब से ही नहीं की जाती। आप समय आने पे आप तूफान मचा दो कि हमें हेल्प चाहिए, हमारे साथ समाज खड़ा होना चाहिए। हम कितना समाज को समय दे पाते हैं? कितना बिना मतलब के समाज में बैठते हैं? हम तो हर चीज में मतलब ही ढूंढते हैं, किसी से मतलब ना हो तो हम राम राम भी ना करें। हिंदू समाज बड़ा ना, बेसिकली जो फियर है ना, जो बेसिकली आज के समाज में हिंदू में जो डर पैदा हो रखा है, ये अपने ही कामकाज और अपनी दिनचर्या की वजह से डर पैदा हो रखा है।
कोई किसी का साथ दे नहीं पा रहा, देने के लिए 10 बार सोच रहा है। कोई किसी के साथ 10 कदम चल के राजी नहीं, उसको फियर है कि कहीं पीछे वाले बंदे भाग ना जाए। इस फियर में कब तक जिएंगे? क्या लगता नहीं कि इस फियर से बाहर आने का समय है? क्या लगता है कि अभी और कोई जिंदगी, 2-4 जिंदगी जीने के बाद में जागेंगे? क्या लगता है कि अगली जिंदगी भी आपको मनुष्य की मिलने वाली है, इसकी कोई गारंटी है हमारे पास? क्या लगता है कि जो लड़ाई हम आज लड़ सकते हैं, क्या हमारे बच्चे उसको ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे? क्या हम बच्चों के लिए कौन सा माहौल छोड़ के जा रहे हैं? किस पायदान पे अपने बच्चों को छोड़ के जाना चाह रहे हैं? मुझे कवर दे सकते हैं सारे पॉइंट्स पे ना आप अपने अपने हिसाब से, क्योंकि अब मेरा बोलने का समय लगभग खत्म होने वाला है 1-2 मिनट में। तो जितनी भी ये चीजें हैं, इन पे हमें कभी विचार करने का मौका है? कुछ लोगों को तो ये लगता होगा, पता नहीं योगेश सोलंकी जी ने पिछले 1-1.5 साल से पता नहीं क्या है, इनको क्या फायदा हो रहा है, यहाँ से तनख्वाह आ रही है इनको तो 2-2.5 लाख रुपए महीने यहाँ से तनख्वाह आ रही होगी ग्रुप चलाने की, इसलिए लगे पड़े। हम तो काम धंधे वाले ठहरे। लेकिन कुछ काम, कुछ चीजें बिना फायदे नुकसान से हटके होती है, मतलब फायदे नुकसान से ऊपर होती है, और समाज का साथ लेने के लिए समाज का साथ देना पड़ता है। हम एक्सपेक्टेशन बहुत रख लेते हैं, सबको सब कुछ चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, बस बटन दबाएं सब कुछ हाजिर हो जाना चाहिए, और बटन दबाएं सब कुछ गायब हो जाना चाहिए, आपकी मर्जी से दुनिया चले, करना कुछ ना पड़े, ना सेल्फ डिफेंस करना पड़े, ना कहीं किसी रैली में जाना पड़े, ना किसी के साथ बैठना पड़े, और ना बेडरूम से मीटिंग में भी अटेंड करनी पड़े, जो सबसे आसान काम है संडे वाला। हमारी ओवरऑल संस्था में 4-5 हजार लोग हैं, आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, 40-50 लोग मुश्किल से खींचातानी करके आते हैं। ये भी उनके लिए बड़ा काम हो चुका है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 1-1.25 साल से केवल टाइम ही दिए जा रहे हैं, आज आएंगे कल आएंगे अगली बार आएंगे, एक भी दिन नहीं आए। मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं किसी से, लेकिन हम इतने सेलेक्टेड क्यों हैं, बेसिकली इतने सेल्फ सेंटर्ड क्यों हैं, हर चीज में नेगेटिव ही क्यों ढूंढते हैं? तभी तो नहीं एकता होती। एकता किसी पेड़ पे लगती है क्या? नहीं लगती। इस पे बाकी लोगों से भी कवर लेंगे हम। मेरा बोलने का समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और मेरे शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष को ठेस लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेरे शब्द नहीं है, कोई राजनीतिकरण की हम यहाँ पे पुष्टि नहीं कर रहे हैं, किसी की पार्टी की हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये मैं इस सेशन स्टार्ट होने से पहले भी बता चुका हूँ, सेशन के बाद भी मैं अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो भी आप अपने शब्द रखें आप रख सकते हैं, आपके सुझाव हो सकते हैं, आपके इनपुट हो सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है, इसी टॉपिक के दायरे में रह के आप बात कर सकते हैं। आपके सभी के लिए सेशन ओपन है। जय श्री राम। कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। रवि हटेकर जी, मैं आपसे थोड़ा स्टार्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा आप ही एक कवर दें, जिससे कि बाकी लोगों से भी हम वार्तालाप करेंगे जैसे जैसे हैंड रेज होते रहेंगे। जी जय श्री राम। जय श्री राम। आज का बांग्लादेश की परिस्थिति के बारे में हमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में काफी आया हुआ है और सब कुछ सच है, इसमें कोई झूठ है नहीं है। बांग्लादेश की बॉर्डर 4,000 किलोमीटर की है। तो अगर हम ये युद्ध वगैरह सब कुछ समय का विकल्प अगर ढूंढते हैं तो वो काफी खतरनाक है। जो आपने मैसेज पढ़ा है उसका जो एनालिसिस है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग है। मैंने भी अपने इन पे कुछ लिखा हुआ है पर मैं अभी नहीं बताऊंगा। आज का डेट में हमने एक्चुअली हमें इस फोरम पे जो अगर 40-50 भी लोग हैं ना, तो मैं दो दो तीन चीजें बताऊंगा कि हमें करना क्या चाहिए बेसिकली। मैं देख रहा हूँ कि हम जगह जगह पे ये कर रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हम साथ में है, उनके साथ में है करके हम प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं सब जगह पे। बहुत अच्छी बात है, निकालनी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन लेकिन अगर इस प्रोटेस्ट के पर अगर अटैक होता है, मैंने देखा है जो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं लोग वो पार्कों वार्कों में जाते हैं, कोई फायदा तो इस तरह के लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम्म, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की आ जाएगी ये अगर दंगा शुरू हो जाता है तो अगर अभी गवर्नमेंट के पास ना वाकई में बहुत ही बड़ा प्रश्न है अभी बांग्लादेश का इश्यू सॉल्व करने का। और इसमें क्या है, हमें हमें शांति भी बनाई रखनी है। हमें यूनिवर्सल प्रेशर भी क्रिएट करना है एज ए हिंदू कम्युनिटी। पर साथ साथ में अगर कुछ भी हो जाता है तो आप पुलिस प्रशासन या मिलिट्री पे अतिरिक्त भार नहीं डाल सकते। आप आज का डेट में संभल में आपको पता है कितने फोर्स लगा है? किसी को जो कभी आप ना फिगर्स कोई भी जाके फिगर्स देख लो।
आप हमको समझ में आ जाएगा कि 90%, जहाँ 10%, 10 to 12% है कुछ अभी अल्पसंख्यक हिंदू है वहाँ पे। तो जब ये संभल का दंगा हम्म। हुआ था, में संभल नहीं जा रहा है लोगों से। ठीक है, तो द नंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स जो लगा है वो वाकई चौंकाने वाला है। अगर जो भी ये सना हिंदू संगठनाएं जो भी प्रोटेस्ट निकाले, तो फिर वो प्रोटेस्ट को, अपने प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत रखे, उतनी तैयारी करके हम्म। प्रोटेस्ट निकाले। ये नहीं कि आप पुलिस पे छोड़ दो कि हम पे कोई अटैक और होगा। ये अगर आप ज्यादा उछलोगे, ज्यादा करोगे, तो ये लोग चाहते ही वही है कि आप करो, फिर हम दंगा करेंगे, फिर सब आपका पहले ही प्रशासन पे प्रॉब्लम आएगा। और हम लोग जो बाहर का जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसमें दिक्कत आएगी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप तैयार रहिए, आप कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, ये यहाँ भी सेम होने वाला है। और ये जो लोग पढ़ के चुपचाप बैठते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में, मुझे तो उन पे तरस आता है। हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए बस। थैंक यू। करेक्ट। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली है, बहुत सेलेक्टिव शब्दों में। और हम चाहेंगे बाकी भी कोई हमारे सज्जन बात करना चाहें। और जैसे कि आज कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे काफ़ी एक्टिव लीडर भी हैं, लेकिन वो तो बोलते ही रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ नए लोग भी बोलें। और मैं सतीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सतीश जी आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपने इस, जैसे आपने फर्स्ट टाइम तो जुड़े हैं, लेकिन मैं चाहूंगा फिर भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सतीश जी, गाजियाबाद से। सतीश जी अनम्यूट करें। जी। भाई साहब जय श्री प्रणाम। राम। जय जय श्री राम। मेरा सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम सर। मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, किसी भी समस्या, ये तो खैर इंटरनेशनल समस्या है, लेकिन ये कोई समस्या भी नहीं मानता मैं इसे, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी है। हम्म। इस्लाम के बारे में यदि कोई नहीं जानता, तो उसको कुरान पढ़नी चाहिए। मैंने कुरान पढ़ी है। हम्म। इसलिए ये इनकी स्ट्रेटजी है, जो इनकी मजहबी किताब में लिखा है। हम्म। आप इसका कुछ नहीं कर सकते। हम्म। आप इस तरफ, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इनकी तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं। हम्म। इनका जो सॉल्यूशन है, वो है हमारी एकता। हम्म। हमारे यहाँ पर कोई भी सनातनी भाई के साथ कोई भी छोटी से छोटी समस्या होती है, आप कैपेबल हैं, आप सामर्थ्यवान हैं या आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको वहाँ पर खड़े होना है। अपनी ज़िम्मेवारी को समझें। हम्म। और एक नंबर 2, एक मैं प्रार्थना सभी से करना चाहूँगा कि हमारा जो भी स्टेप हो, हम्म। संगठनात्मक हो, हमें संगठन की तरफ चलना चाहिए। देखो, हम्म। मधुमक्खी हो, चींटी हो या छोटी-छोटी मच्छियाँ हों समुद्र में, उन सब हम्म। का जब मच्छी के बच्चे होते हैं ना छोटे-छोटे, तो हम्म। उनको बड़ी मच्छी से बचाना होता है। हम्म। तो वो संगठन में अपनी एक शेप बड़ी मच्छी के रूप में बना लेते हैं, जिससे हम्म। वो बड़ी मच्छी से बचे रहते हैं। बड़ी मच्छी उन पे अटैक नहीं करती, क्योंकि वो हम्म। सोचते हैं कोई बड़ी मच्छी है ये, लेकिन होते बच्चे हैं वो सारे। तो हम्म। इसी तरीके से हमें सिर्फ़ संगठन की तरफ चलना चाहिए। इंटरनेशनल वारफेयर जो भी कुछ कहीं हो रहा है, उसको हम्म। जो आप इतना बड़ा वो पत्र सुनाया, वो भी काफ़ी अच्छी बात थी। बहुत अच्छा हम्म। था, वो सबके संदर्भ में आना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए। लेकिन हम्म। तो हम अगर विश्व को उठाते हो, तो हम्म। हम विश्व में 1/3 है। 1/3 विश्व की जनसंख्या का होने के बाद सनातन धर्म किसी काम का नहीं है। हम्म। क्यों किसी काम का नहीं है? क्योंकि सनातनी में एकता नहीं है। हम्म। हमारे अंदर संगठन का भाव आना ज़रूरी है, एक-दूसरे के साथ हम्म। खड़े होने का भाव आना ज़रूरी है और हमें हम्म। सक्षम बनना भी ज़रूरी है। मैं सभी हम्म। बातें यहाँ खुल के नहीं बता सकता। अगर हम्म। ये यूट्यूब पे आप ना डालें, तो मैं सारी बातें खोल के ही बता सकता हूँ। सक्षम होना हम्म। बहुत ज़रूरी है, सामर्थ्यवान होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। अगर हम सामर्थ्यवान नहीं होंगे, तो हम्म। हमें वंशावली बढ़ाने का अधिकार है ही नहीं। हम्म। यदि हम सामर्थ्यवान हैं,
तभी अपने वंश को आगे हम बढ़ाएं, अन्यथा ना बढ़ाएं। मेरा तो यहाँ तक का निवेदन है सभी से। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं बिना नाम पूछे कोई भी काम नहीं कराता। मोटरसाइकिल का पंचर हो, कार में कोई काम हो, घर में कोई काम सामान लेना हो, मुझे सब्जी लेनी हो, मुझे फ्रूट लेना हो, मैं नाम पूछ कर ही फ्रूट लेता हूँ। करेक्ट। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी भी सॉल्यूशन पे चले जाइए, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। और सेकुलरों का, जो लोग सेकुलर बनते हैं, जो सेकुलरिज्म का ठीकरा फोड़ते हैं, उनका बहिष्कार 100% इनका तो करना ही करना है। साथ में सेकुलरिज्म वालों का भी बहिष्कार 100% करें। यदि मिलता है कोई अपना सनातनी भाई है, पक्का सेकुलर है, सिर्फ उससे एक राम-राम करें और जय श्री राम करके वहाँ से निकल लें। आगे बात करनी ही नहीं है। रोकता भी है तब भी उसे कोई ना कोई अपना कोई भी अपना वो जवाब दे दो छोटा-मोटा, मुझे काम है, उससे निकल लो। और उसका कोई सॉल्यूशन ही अपने आप ठीक कुछ नहीं कर सकते समस्या का। ये समस्या का कुछ नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल समस्या है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने आप को संगठनात्मक कर लें, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। करेक्ट। ठीक है सर, जय श्री राम। थोड़ा सा समय का अभाव है। हाँ ठीक है, समय का अभाव है, बाकी भी लोगों से थोड़ा सा। और आपने काफी अच्छा वक्तव्य रखा, बहुत कम शब्दों में बहुत आपने सटीक बात बोली कि हमको संगठनों के प्रति सद्भाव लाना चाहिए और पहल करनी चाहिए। बहुत किंतु परंतु हम निकालने का अब समय नहीं है। जो संगठन जिसको समझ में आता है, जो पसंद है, जिस संगठन के साथ हम चल सकते हैं, जो संगठन हमारे साथ चल सकता है, जिस संगठन के बंधनों पे आपको फेथ है, जिस संगठन पे आपको भरोसा है, जिस संगठन के बंधनों पे आपको भरोसा है, उसके साथ रहिए। लेकिन रहिए किसी ना किसी के साथ संगठित, जैसा सर ने बताया था। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जब संगठित होंगे तो प्लानिंग भी होगी, सुझाव भी होगा, मजबूती भी आएगी, फिर किसी चीज को, किसी परिस्थिति को टैकल भी कर पाएंगे। धन्यवाद सर। मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा अतीत गुप्ता जी से। उसके बाद कोई और भी हैंड रेज करना चाहे तो कर सकते हैं, जिससे कि मैं सीक्वेंस मेंटेन कर सकूं। अतीत जी, जय श्री राम। सभी बंधुओं को जय श्री राम, धन्यवाद। आप हर संडे आपका जो सेशन चलता है, बहुत इंटरेस्टेड रहता है कि कुछ न कुछ, बहुत सारे वक्ता हैं, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि विचार कहीं न कहीं राष्ट्र चिंतन से लेकर होता है, यानी सबके माइंड में कहीं न कहीं है दर्द होता है, वही उसी पर्सन को दर्द होता है जिसमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती, राष्ट्र प्रति चिंतन होता है, उसी के पर्सन के प्रति दर्द होता है। हम सब नौकरी चाकरी वाले हैं, लेकिन अपना टाइम निकालते हैं कि क्योंकि पेट तो है, परिवार तो चला रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, इसलिए हमको दर्द होता है, हमको कुछ न कुछ करने की इच्छा होती, कुछ न कुछ करा जाए। अदरवाइज जैसे हमारा समाज है, शुतुरमुर्ग के सर की तरफ अंदर कर लेता है, सब अधिकतर यही करते हैं। दूसरी बात, आपने जो अभी विश्लेषण किया, जो अग्रवाल जी का जो लेख का आपने विश्लेषण किया, उसमें बहुत, उस लेख में बहुत तार्किक विश्लेषण है। मैं सुन रहा था कि आज के डेट पे ऐसा नहीं, गली मोहल्ले के चार लड़के हुए, लौड़े उठे, आपस में एक दूसरे से हाथापाई करे, लड़ाई झगड़ा कर लिया। आज का जो वार है, आज का वार जो हमारा 140 करोड़ पॉपुलेशन का हमारा देश है, 2% लैंड में हम 16% पूरे वर्ल्ड का भार उठा रखे हैं अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ये सब चीज युद्ध में जाने से पहले बहुत सारी चीजें एनालिसिस करती है, बहुत सारी चीजें देखती है, और उसके बाद सोल्यूशन कुछ समझ में आता, तभी स्टेप लेती है कोई भी गवर्नमेंट हो। करेक्ट। रही बात जो युद्ध के लिए, जैसे हमारे पास देखें कि हमारा हर एक देश के सही है 57 इस्लामिक मुल्क है, एक झटके में इकट्ठा हो जाते हैं, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पे वो इकट्ठा हो जाते हैं। पर हमारे लिए ऐसा कोई दरवाजा नहीं है, हमारे सीमित दरवाजे हैं, और वो भी सीमित ऐसे दरवाजे हैं कि वो अपना प्रॉफिट सब देखते हैं, हम भी प्रॉफिट देखते हैं। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वार का, अमेरिका में सबका ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शन लगा रखा था, इंडिया फ्री था। तो हर एक देश अपना अपना फायदा देखता है, तो वो युद्ध का सलूशन नहीं है। हाँ, आज के डेट पे इकोनॉमी वार होता है। आपने सही बोला कि हमने बाहर से गुंडे इकट्ठा करेंगे, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं कि मार्शल रख देते हैं। कोई बिजनेसमैन, कोई शॉपकीपर गुंडे नहीं, वो खुद नहीं गुंडे करता, वो मार्शल रख देता है। 2-3 पहलवान देखा,
10-10 हजार रुपया दिया, पहलवान ही लड़ेंगे, पहलवान ही उसको प्रोटेक्शन देंगे। और आज के डेट में वर्ल्ड में यही चल रहा है, इकोनॉमी वार है, दूसरे लड़ाओ, सोर्स हम देंगे, ऐसा सिस्टम है। वार में कूदना कोई सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा, अपने हम लोग जो हिंदू सनातनी व्यवस्था है हमारी, या सनातन है, हमने अपने ग्रंथों को छोड़ दिया है। अगर हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा होता, उसमें 10% भी अमल किया होता, तो भारत का आज जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कहीं और होता। हमने जब से ये सेल्फ सेंट्रिक होना चालू कर दिया कि हमारा क्या, हम अपने देख रहे हैं, सेल्फ सेंट्रिक। जब से हमने खुद आत्म लीन में हो गए ना, तब से व्यवस्था गड़बड़ हो गई। आप किसी उसमें देखें, अगर कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। अब आक्रमण को किसके पे कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान पे कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान अगर उस समय गीता का सही ढंग से पढ़ाई किया होता कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने जो एन केन प्रकार जैसे भी संभव था, दुष्टों को उन्होंने वध करने के लिए उन्होंने वध किया। उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने बोला कि हमको धर्म स्थापना करना, उसके लिए कुछ भी करना है तो करना चाहिए। तो उन्होंने नहीं सोचा। पृथ्वीराज चौहान जी अगर पहली बार जैसे उसको कुचल देते तो 17 बार आक्रमण नहीं होता, हजारों सेना, हजारों वीर हमारे शहीद न हुए होते, और आज का भारत कुछ और होता। अगर हम देखें कि दूसरे लड़ाई देखें, जो हमारा हम देखते हैं दरवाजा, सिंध नरेश, राजा दाहिर अकेले आताताइयों से लड़ रहे थे, जबकि आताताई सिंध नरेश पे नहीं आ रहे थे, वो सनातनी व्यवस्था पे हमला करने आ रहे थे। पूरा 550-600 राज परिवार होते थे देश में, इतना विशाल भूभाग था, इतनी विशाल संख्या थी। एक बाहरी आताताई आके एक छोटे से एक राजा पर अटैक करता है, तो हमारे 500,000 जो सल्तनत थी, उन्होंने तनिक भी प्रतिकार नहीं किया कि हम तो इंटरनल हम मैनेज कर लेंगे, आगे बाहरी को तो हटाएं। तो वहां भी सेल्फ सेंट्रिक था, जिसके कारण हमारा डिमोलिशन हुआ। और आज भी हम देख रहे हैं, एक हमारे कलयुग में बोलते हैं संघ शक्ति कलयुगे, मतलब अगर हम संगठित हैं तब हम शक्तिशाली हैं, अगर संगठित नहीं है तो हमारी कोई शक्ति नहीं होती। और शांति वही, और किसी मोहल्ला, आपने देखा होगा, किसी मोहल्ला या मार्केट में तभी शांति आती है जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस क्षेत्र का अपना दबदबा रखता है। तो ऑब्वियसली पैसे से शांति नहीं आती, शांति आती है शक्ति से, और शक्ति के लिए संगठन जरूरी है। अगर हम संगठित नहीं हुए तो शक्तिशाली नहीं हो सकते, और शक्तिशाली नहीं है तो हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। कोई कमजोर आदमी कितना भी इंटेलेक्चुअल है, कहीं भी जाके वो शांति स्थापित नहीं कर सकता। शांति के लिए शक्ति बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा, जब मार्च चलता है, हुजूम जब उड़ता है, हम बोलते हैं कि हम भले हम गलती नहीं किए हैं, लेकिन सामने वाला अगर 25 लोगों को सामने खड़ा कर देता है, तो चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, सब जगह उसी के चलता है। तो उसमें दिखाता है कि भीड़ है, भीड़ का कोई हिस्सा नहीं, और भीड़ का प्रेशर अलग रहता है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो आज चल रहा, आज जो बांग्लादेश में कुछ हिंदू 10-4 लाख हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, वो उन्होंने हिंदू भावना नहीं था, ये हो रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं तब तो जागते हैं वो। हमारे पास भी ऐसा ही होता है, हम वो हैं जब तक कि हमारे ऊपर कोई बगल तक आग ना लगे तब तक हम बल्टी लेके निकलते नहीं, बुझाना भी है। तो अपने को आज के डेट पे अगर हम संगठित हैं, हम आपने जब जो बताया 3-4 पॉइंट बताया कि हमको मिलना जो चाहिए, हम समाज में अगर जब तक मिलेंगे नहीं, समाज हमसे क्यों मिलेगा? शुरुआत तो खुद से करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि 4 लोग आज के, कोई देखता है, कोई कैजुअलिटी होती है किसी घर में तो 4 लोग नहीं मिलते। आज के मार्केट में यह हालत है। तो हम मार्केट में गए नहीं, जिंदगी भर में हमने अपने सेल्फ सेंट्रिक कमरे के अंदर से बाहर निकले ही नहीं, तो आपके घर कौन आएगा? तो हमारी जिम्मेदारी है कम से कम सामने वाले को स्टेटस ना देखते हो, दुआ सलाम राम राम तो कर ही सकते हैं, कुछ तो इंटरेक्शन होगा। कहीं हम 1000-2000 के बीच में कोई पर्सन है जिससे राम राम किया है, तो कहीं कहीं आएगा कि भाई हमारा साथी है, हमारा जान पहचान का है। तो कम से कम अपने बिहेव में ये थोड़ा सा चेंजिंग लाने की जरूरत है। अगर हम ज्यादा नहीं, अगर हम 10% भी इकट्ठा हो जाते हैं एट ए टाइम, हम ये नहीं बोले कि करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा हो, अगर हम 10% भी इकट्ठा हो जाते हैं, एक हमारी शक्ल बनती है, एक हमारी ताकत बनती है, तो उसका प्रभाव हर जगह जाता है। और सामने वाला क्या, जब सामने वाला प्रभावित तब होता है जब देखता है कि
टुकड़े टुकड़े में है, और टुकड़े टुकड़े तो कोई भी दबा सकता है। तो आज के डेट पे जरूरी है संगठन की, और अच्छा संगठित समाज किसी भी दुश्मन से अच्छे मुकाबला अच्छे ढंग से कर सकता है। जी धन्यवाद। जी बस। धन्यवाद अतिक जी, आपने काफी सुलझी और प्रैक्टिकल बातें रखी और काफी अच्छे से आपने चीजों को सुना और उसी हिसाब से आपने अपना वक्तव्य रखा, और समझने की जरूरत है सभी को आपके वक्तव्य को। बाकी थोड़ा मतलब बाकी भी लोगों को मैं समय देना चाहूंगा। नौ ज्यादा से ज्यादा हम इसको 10:05 तक लेके जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जो दो तीन हमारे इस अभी वक्ता हैं बोलने के लिए, एक एक दो दो मिनट में अपनी बात कवर करें, जिससे कि सभी लोगों को मौका मिल जाए। अभी मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा जेपी गर्ग जी से। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम सर। मैं रवि जी की बात से ना पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जब हम अलग अलग जगह पर जैसे प्रोटेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, उन लोगों की बहुत बड़ी तैयारी है सर। अभी मैं एक ना मीटिंग में से ही होके आ रहा हूँ। मैं वीडियो ऑन नहीं की थी, मैं था इसमें भी उसमें भी। तो वहां पे सर मैं अभी अलग से बात करूंगा। इतने सरप्राइजिंग और इतना डेंजरस प्लानिंग है ना, इसका कम से कम 1 घंटे का सेशन रखेंगे सर अलग से। तो उसमें अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से आत्मरक्षा और की करने की जरूरत है। हम पुलिस प्रशासन, पीएसी, सेना के भरोसे नहीं बैठ सकते सर। बस मेरा यही कहना है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि हमें इनकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। हमें खुद ही अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, खुद ही करना पड़ेगा। यस बस सर मेरा अभी तो यही कहना है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट जतिन जी, जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम बस सर। मैं यही कहना चाहूंगा, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन हम सभी भारतीयों के लिए एक सबक भी है। सबक उनके लिए है कि जो यहाँ पे जात पात में बटे हुए हैं, कहते हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, जाटा हूँ, एसएसटी हूँ, भीम आदमी हूँ। वहां पे हिंदू ना ये जात नहीं देख रहे, सीधा हिंदुओं को मार रहे हैं। दूसरी चीज, कई लोग यहाँ पे पैसा दबा के बैठे हैं कि हम मेरा पैसा है, इतना अमीर हूं, मैं गरीब हूं, या जो भी है, ये सारी चीजें वहां पे हम देखेंगे तो वो अमीर आदमी जिसके पास बड़ी बड़ी उद्योगपति था, उसको भी सीधा कत्लेआम कर दिया गया है। तो मीडिया के माध्यम से मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस समय हम सनातनियों को, अपने लोगों को पैसा दो, जितना हो सकता है उनको सक्षम करो, और थोड़ा सनातनियों के साथ भी मिलके रहो, अपने पैसों में मगन मत रहो। तीसरा पॉइंट में था कि जैसे कुछ लोगों को ये भी कह रहे हैं कि तुम ज्ञापन क्यों दे रहे हो, ज्ञापन देने से क्या होता है, या तुम बीच में पार्क में जाके क्यों इकट्ठा हो रहे हो। इकट्ठा इसलिए होना पड़ा है कि कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो गरीब हैं, ना उन्हें मीडिया से मतलब है, ना वो न्यूज देख पाते हैं, ना ही मोबाइल चला पाते हैं। तो उस तबके के लोग, वहां से उन्हें देख के पता चलता है कि हमारे समाज में ये हो रहा है। और रही बात ज्ञापन की, ज्ञापन जो दिया जाता है सरकार को एक विवश करने, कई बार चीजें ऐसी होती है कि सरकार को पता है ये होना है, लेकिन वो विवश होती है उसको करने के लिए। तो उसमें कई जगह से, कई क्षेत्रों से जब पूरे भारत से ज्ञापन जाएंगे, तो उसको मजबूरी में कहें चाहे कैसे कहें, उनको एक मिल जाता है कि हमें ज्ञापन देके इस पे कार्रवाई करनी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ चीजें हैं उन्हें पता है कि ये होना चाहिए, लेकिन किसी इंटरनेशनल दबाव कह ले सकते हैं, विश्व दबाव कुछ भी कह सकते हैं कि वो नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारे पूरे भारत का, सभी क्षेत्रों का दबाव उन पे पड़ेगा, तो उस दबाव के बिहाफ पे वो बांग्लादेश का क्या, किसी भी देश के ऊपर अटैक करके अपने हिंदू भाइयों को बचा सकते हैं। तो इस सबको हम लोगों को सभी को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और ज्ञापन की और ये सब चीजें में लेकर चलना पड़ेगा, और जगाना भी पड़ेगा। नहीं जगाएंगे तो कोई नहीं जाग पाएगा। बस मैं शॉर्ट में अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत कम शब्दों में बात करी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास दीप जी से। विकास जी, जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम भाई साहब। अभी जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना, ये अपने को रेडी रखने की हर सिचुएशन के लिए, अपने को मेंटली और शारीरिक रूप से तैयार रखने की। तो मैं अभी आपको एक बात बताऊं, ये अभी हम लोग जो हम लोगों का जो माइंडसेट है, जो हम लोगों की तो तैयारी है, या हमारा जो सोचने का तरीका है, वो हमारा 5% भी नहीं है। और जिन लोगों से हमको खतरा है, उनका 95%, 99% है। अभी जो ये जितने भी कबाड़ी वाले, फेरी वाले हैं, ये गली मोहल्ले में घूम के ये रेकी करते रहते हैं। इस समय घर में जेंट्स हैं नहीं है,
किस समय घर में स्थिति अटैक करने के लिए सही है या गलत है। तो मेरा ये मानना है कि, और मेरा ये सोचना है, हमारे जो घर की जो मातृशक्ति है, हमारे घर की जो फीमेल है, हमारी माँ, बहन, बेटी है, उसको भी हमको मेंटली और फिजिकली रेडी रखना चाहिए हर कंडीशन, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए। उसको भी सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी रखना चाहिए, क्योंकि जब घर में जेंट्स नहीं होंगे ना, तो पहला मोर्चा उसी को लेना पड़ेगा। जब आपका मॉब लिंचिंग या कोई भीड़ या कोई आक्रमणकारी बढ़ेगा, तो पहला मोर्चा घर में वही लेगी। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। घर में हथियार होना चाहिए, घर में हथियार रखो भी सेल्फ डिफेंस के लिए, और उसको चलाना भी आना चाहिए। क्योंकि घर में हथियार रख लिया और चलाना नहीं आता तो उससे कोई फायदा नहीं। तो जेंट्स के साथ साथ फीमेल को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता ज्यादा है। मेरा यही बोलना है। बाकी मैं बिल्कुल ठीक बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा सभी ने फीडबैक दिया और सभी का काफी अच्छा वक्तव्य रहा। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अभी भी बराबर समय निकालते हैं, और बड़ी बात है कि आप लोग चलो फैमिली टाइम में से लोगों ने एक्नॉलेज करना तो शुरू कर दिया है कि एटलीस्ट सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट बहुत मस्त है। किसी भी मुहिम पे काम करने के लिए, किसी के मुद्दे पे काम करने के लिए पहले हमें मानना चाहिए कि यस ये जरूरी है या नहीं है। किसी के कहने से मत करिए, किसी के कहने से, और किसी को कोई भी आदमी कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। पहले खुद मंथन कीजिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट वी नीड टू डू, और कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। दैट इज द सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में भी। लेकिन पहले ये तो डिसाइड करें कि करना है कि नहीं करना है। अभी तो यहीं पे फंसे हुए हैं। आधा हिंदू समाज तो इसी चक्कर में फंसा हुआ है अभी कि किस पल्ले में हमें रहना है। बहुत सारे सेकुलर हिंदू हैं, अभी भी उनसे सब लोगों के डिस्कशन होते होंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे बाहर लेके आए। बाकी मैं ज्यादा सेशन लंबा नहीं करूंगा, लेकिन लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है लास्ट तक। ये भी एक मतलब तारीफ योग्य है, और इस स्ट्रेंथ को और बढ़ाएं और इसको 100-150 तक भी जाने दें। आज वैसे 50 तक लोग जुड़े थे इसमें, और अच्छा लगा, सभी ने समय निकाला, और काफी अच्छा एक्साइटमेंट बना रहता है कि आप लोग कम से कम आते हैं और समाज को मैसेज भी दें। यहाँ से आपको जो चीजें गेन होती हैं उनको समाज में स्प्रेड करें, क्योंकि आप खुद एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं। अपने समाज के लीडर बने या अच्छे किसी के फॉलोवर बने। एटलीस्ट जुड़ने की भावना लेके आए या जोड़ने की भावना लेके आए। दो ही भावनाएं हमारे संगठन को बनाती हैं। या तो किसी के साथ जुड़िए या किसी को अपने साथ जोड़िए, या किसी को फॉलो करिए। यदि फॉलो नहीं कर सकते तो फॉलो करने से भी ज्यादा आपके अंदर कैपेसिटी है तो लीड करिए, लीडर बनिए। लेकिन कुछ ना कुछ करिए जरूर। जो किसी भी मतलब में नहीं है, किसी भी पाले में नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। जो न्यूट्रल ऑप्शन होता है ना, न्यूट्रल तार को कहीं भी लगाओगे कोई मतलब थोड़ी है, जब तक उसके साथ फेस ना हो। या तो इधर रहिए या उधर रहिए तो कोई काम होगा। जो लोग हाँ या ना भी नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने की क्षमताएं बढ़ाइए, डिसीजन लेने के ओपननेस लेके आइए। हमारे अंदर असमंजस बहुत ज्यादा रहते हैं, धीरे धीरे कम कीजिए। मैं सेशन को लंबा नहीं करूंगा, पहले ही समय हो चुका है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने समय निकाला। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर। जय श्री राम सभी को। 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 धन्यवाद सेशन जोड़ने के लिए। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।